हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की जो वीडियो है ये मौर्य साम्राज्य के ऊपर है। तो आज डे 10 है जिसमें कि हम मौर्य साम्राज्य पे बात करेंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में सारी बातें जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य कब तक रहा, किसने इसकी स्थापना की और इसका अंतिम राजा कौन था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो मौर्य साम्राज्य में कुछ पॉइंट हैं जो कि मैंने यहाँ पे नोट किए हैं और आपको बस इतने ही पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट्स याद नहीं करने हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में लूसेंट में बहुत सारा दिया गया है, आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए आप, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, घनानंद कौन थे? नंद वंश के अंतिम राजा थे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्य वंश के संस्थापक कौन रहे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट, जास्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहा है। क्या कहा है? सैंडोकोटस कहा है। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, शायद ही पूछा जाए, लेकिन फिर भी मुझे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है आपको। तो अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त को सैंडोकोटस किसने कहा, तो वो जस्टिन ने कहा। किसने कहा? जस्टिन ने कहा। इस चीज़ को आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। यानी कि घनानंद को कब हराया गया था? 322 ईसा पूर्व में हराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में बैठा था। या चंद्रगुप्त को राजा कब बनाया गया था? 322 ईसा पूर्व में बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, घनानंद को हराने में चाणक्य के दो नाम और हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन देते हैं, चाणक्य दे दिया, कौटिल्य दे दिया या विष्णुगुप्त दे दिया, तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी और ये बाद में चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने। और इसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पास किस तरह के आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो वो किसने की थी? चाणक्य ने, कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने। किसी भी नाम से आ जाए आपके पास ऑप्शन, आपको यही लगाना है। ठीक है, चाणक्य आ जाए, कौटिल्य आ जाए या विष्णुगुप्त आ जाए, एक ही व्यक्ति हैं। दूसरी चीज, चाणक्य विष्णुगुप्त का कौन था? ठीक है, तो वो कौन था? प्रधानमंत्री था। ठीक है, तीसरा, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। या फिर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र में किस विषय में बताया गया है, तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। जैसे कि अर्थशास्त्र नाम से क्या लग रहा है कि अर्थ के बारे में बताया गया होगा, यानी कि धन के बारे में बात की गई होगी, जैसा कि अर्थशास्त्र में होता है। तो ये धन संबंधी बातें अगर हम लिख देंगे तो आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लिखना है? राजनीति से संबंधित बातें यहाँ पे बताई गई हैं, राजनीति से जुड़ा हुआ ये पुस्तक है। ठीक है, ग्रंथ है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। यहाँ पे देखिए पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, इंडिका के लेखक कौन है? मैग्नीज हैं। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर का कौन था? ये राजदूत था। ठीक है, मैग्नीज सेल्यूकस निकेटर का कौन था? तो ये कौन था? राजदूत था। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, एक ही पॉइंट से। नेक्स्ट है, मैग्नीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 7 भागों में उसे बांटा, 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। आपसे ऐसे पॉइंट में ये नहीं पूछा जाएगा, बहुत से बहुत आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैग्नीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? कितने वर्गों में? 7 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका
चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियान्स ने किया था। ठीक है, एपियान्स ने किया था। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसने किया था? तो एपियान्स ने किया था। नेक्स्ट देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई थी। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ पे उपवास द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु आपको याद रखनी है 298 ईसा पूर्व में हुई थी, श्रवणबेलगोला में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? उपवास द्वारा, यानी कि उन्होंने उपवास रखा था, उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इतना उपवास वाला तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व, और कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तभी उसके उत्तराधिकारी को राजगद्दी मिल गई होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार को राजगद्दी कब मिली? 298 ईसा पूर्व। ठीक है, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई बिंदुसार को गद्दी मिल गई। और बिंदुसार कौन था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब यहाँ पे आ जाता है कि बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये पूछते हैं कि बिंदुसार ने गद्दी कब धारण की, यानी कि गद्दी पे कब बैठा था? तो राजगद्दी पे वो 298 ईसा पूर्व में ही बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? अमित्रघात। ठीक है, बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? अमित्रघात, जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? तो वो था अमित्रघात। और अमित्रघात का अर्थ क्या होता है, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वो क्या है? शत्रु विनाशक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। अशोक सम्राट के बारे में आपने सुना है, जिनके शिलालेख अभिलेख हमें देखने के लिए मिलते हैं, महान अशोक सम्राट, वही अशोक। ठीक है, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक, जो कि 269 ईसा पूर्व पे गद्दी पर बैठा था। अब यहाँ पे देखिए 269 ईस्वी में ही बैठा, यानी कि बिंदुसार जो है, बिंदुसार की मृत्यु कब होती है? बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 269 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है आपको कि बिंदुसार गद्दी पे कब बैठा था? 298 में बैठा था, और उसकी मृत्यु कब हुई थी? 269 में हुई थी, जिसके बाद अशोक को, ठीक है, अशोक को राजा बना दिया गया था। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया मौर्य साम्राज्य। अब हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। आगे देखिए, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, तो अवंती का राज्यपाल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब अशोक को राजगद्दी पे बैठाया गया था, उससे पहले, मतलब राजगद्दी पे बैठने के बाद तो वो राजा बन गया था मगध का, लेकिन उससे पहले वो अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, तो अशोक राजगद्दी पे बैठने से पहले क्या था? राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया? तो वो किसने किया? अशोक ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों में कौन कौन से हमें वो लिपि मिलती है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। ठीक है, कौन कौन से? 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेख पढ़ने में पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। यानी कि जो अशोक के अभिलेख हैं, अभिलेख में तीनों आते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, तीनों आते हैं। तो इन्हें सबसे पहले जो पढ़ पाया था वो कौन था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप। ठीक है, प्रिसेफ ने पढ़ा था इसे। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? 1750 ईस्वी में प्रेडेटी फैंथेलन ने की थी। किसने की थी? प्रेडेटी फैंथेलन ने की थी। और इसने कितने शिलालेख देखे? 14 शिलालेख। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक के शिलालेखों की संख्या अगर पूछी जाती है आपसे तो कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं। और खोज कब हुई थी? 1750 में। किसने की थी? प्रेडेटी फैंथेलन ने की थी। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 है। और स्तंभ लेख जो हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं कि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। और जो स्तंभ लेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। भाषा नहीं, आपसे लिपि पूछी जाएगी, किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो कौन सा है? रुम्मीदई। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है आपको कि सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मीदई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौशाम्बी अभिलेख को गानी का अभिलेख कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं गानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को गानी का अभिलेख कहा जाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेंगे कि कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पूछेंगे आपसे कि गानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है। ठीक है, अशोक के किस अभिलेख को गानी का अभिलेख कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका आंसर होगा कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था मौर्य वंश का अंतिम शासक। इसकी हत्या किसने की थी? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, कब की थी? 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व में की थी। और इसे मानने के बाद उसने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में जब बृहदत्त को मारा था, तो बृहदत्त को मारने के बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या आता है? शुंग वंश। ठीक है, कौन सा? शुंग वंश। अब हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे और भी धीरे धीरे करके आपको वंश मिलेंगे, दक्षिण भारत के वंश मिलेंगे, तो एक एक करके हम क्लास में सभी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।